क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं, तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं, तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं? या कितनी तेज़ी से किसी भीड़ में आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है। इस बुक के ज़रिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रीड विद रोहित। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रेन रूल्स बुक के बारे में। तो अगर आप भी दिमाग के बारे में, अपनी मेमोरी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अचंभित बातें जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। एक्सरसाइज रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन पावर। हमारे जो पूर्वज थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे, या मौसम हमेशा बदलता रहता था। ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेज़ी से डेवलप होने में मदद मिली। लेकिन अगर आज की बात करें, तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन बहुत अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफ़र तय कर लेते हैं। कई तरह की मशीन ने हमारा काम आसान बना दिया है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, हमारी लाइफस्टाइल का इस पर गहरा असर होता है। अगर आप एक सुस्त जीवन जीते हैं, यानी इनएक्टिव हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आप में एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाया है, तो आप 75 के बाद भी चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। यह आपको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट शेप में बनाए रखता है। कई स्टडी ने यह साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वो मेमोरी और लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर में सुस्त लोगों की तुलना में काफ़ी आगे होते हैं। अगर आप भी आलसी और सुस्त हैं, तो उदास ना हो, क्योंकि रिसर्च करने वालों ने गौर किया तो पाया कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद इनएक्टिव लोगों की मेंटल एबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगा। 4 महीनों में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस दिखाई थी। एक्सरसाइज बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है। ये आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटिन और डोपामिन को रिलीज करता है। जैक लेलैन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज ब्रेन की पावर को कैसे बूस्ट करता है। 70 साल की उम्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर से क्वींस बे ब्रिज तक 70 बोट, जिसमें एक एक आदमी सवार था, उसे खींचकर सबको चकित कर दिया। जैक के पीछे 70 बोट बंधी थी। उन्होंने 1.3 मील की दूरी तय की। स्ट्रॉन्ग बॉडी के अलावा उस उम्र में भी जैक मेंटली फिट थे। उनका माइंड और बॉडी एक 20 साल के नौजवान जैसा था। अब आइए जिम और फ्रैंक को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जिन्होंने एक्टिव और इनएक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया था। जिम वृद्धाश्रम में रहते थे। वो ज़्यादा चलते फिरते नहीं थे, बस टीवी के सामने बैठे रहते थे। वो काफ़ी दुखी थे और अक्सर बिना किसी कारण से रोने लगते थे। दूसरी ओर फ्रैंक फिजिकली और मेंटली एक्टिव थे। वो हमेशा किसी न किसी काम को
करने में बिजी रहते थे। असल में फ्रैंक एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने 90 साल की उम्र में एक म्यूज़ियम बनाने का काम पूरा किया था। फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी से खुश भी थे। आपको क्या लगता है, इस फ़र्क का कारण क्या था? जब आप खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे होते हैं, लेकिन जहाँ आप में खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्याल घर करने लगते हैं और आपको नेगेटिव विचारों से भर देते हैं, जो आपके दुख और तकलीफ का कारण बनता है, जैसा कि जिम के साथ हुआ था। कई लोग हैं जो जिम की तरह सुस्त और इनएक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए अब भी उम्मीद बची है। हर रोज़ सिर्फ 20 मिनट का एक्सरसाइज भी आपकी हेल्थ और मूड में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। सर्वाइवल रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व्ड टू। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये उन चीज़ों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है, इसलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फ़ाबेट आई है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर आगे कोई खतरा है तो हमें सावधान करने में मदद की है। ये तो शुक्र है कि समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुआ और कुछ ऐसे सिंबल बन गए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। जैसे रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, थम्स अप का मतलब होता है ओके वगैरह। हम कई फील्ड में जैसे लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री में भी सिंबॉलिक रीजनिंग को यूज़ करते हैं। हमने अपने कल्चर को इस यूनिक एबिलिटी में ढाला है। हमारे पवित्र ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और दिग्गजों के बारे में सोचिए। इंसानों ने सिंबॉलिक रीजनिंग की मदद से धर्म और कॉरपोरेशन को बनाया है। जानवर ये सब कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमज़ोर पूर्वजों को हटा दिया और ज़्यादा मजबूत लोगों को जीन्स अगले पीढ़ी में चला गया। फिर भी हिस्ट्री ने इसे अनदेखा कर दिया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी से धरती पर ज़िंदगी की शुरुआत की थी, तो आज आबादी 7 अरब तक कैसे पहुंच गई? तो इसका जवाब है बदलाव। इससे लड़ने की बजाय हमें बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। अटेंशन रूल नंबर 3, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमें चीज़ों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। आप जितना ज़्यादा ध्यान किसी चीज़ पर देते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बनाकर रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान भटकाती हैं। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और तभी आपका कुत्ता आपके साथ खेलने लगता है या आसपास से कई गाड़ियाँ गुजरती हैं वगैरह। जहाँ भी हमारा ध्यान होता है, मेमोरी वहाँ अपना असर डालती है। गन्स, जर्म्स एंड स्टील बुक के ऑथर जेरेड डायमंड ने न्यू गिनी के जंगल में अपनी ट्रिप और वहाँ के रहने वाले देसी न्यू गिनी के लोगों के साथ बिताए हुए समय का एक्सपीरियंस शेयर किया। वहाँ के लोग वातावरण में बदलाव को नोटिस करने में, किसी निशान का पीछा करने में और घर वापस लौटने के तरीके खोजने में माहिर थे। जेरेड, जो शहर में रहते थे, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। और हम जिस कल्चर में हम पले बड़े होते हैं, ज़रा सोचिए कि एक न्यू गिनी का बच्चा जिसका जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो जिंदा रहने के उन टेक्निक्स को कभी जान पाएगा जिसके बारे में उसके पूर्वज जानते थे? इंटरेस्ट का अटेंशन के साथ भी एक कनेक्शन होता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इन प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट में वो हमेशा कुछ नया, यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब सोजा टेगुला के प्रिंट एड को ही ले लीजिए। 20 की उम्र के लोग जो पार्टी कर रहे हैं, उसके बजाय उन्होंने एक दाढ़ी वाले बूढ़े की पिक्चर लगाई थी जिसमें मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर बड़ी शरारती हंसी छाई हुई थी। बूढ़े के मुंह में बस एक दांत था, उसके ऊपर लिखा था, इस आदमी के दांत में बस एक छेद है।
नीचे लिखा था, लाइफ हार्ड है लेकिन आपका टेकीला नहीं होना चाहिए। इस एड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया क्योंकि इसकी पिक्चर इतनी यूनिक और हटकर थी और इसमें लिखे लाइन में ह्यूमर था। जानकारी या अवेयरनेस भी अटेंशन पर असर डालती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी रूल नंबर 4, रिपीट टू रिमेंबर। आपकी मेमोरी आपको जिंदा रहने में मदद करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज़ से एलर्जी है, तो आप वही चीज़ बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट कर के इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 303 अल्फ़ाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए, जैसे जुग, रन, टेक, और उन्हें याद करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के साथ एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती है, जबकि कुछ ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाती है। एबिंगहॉस ने बताया कि एक मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता था। जितनी बार आप रिपीट करेंगे, वो मेमोरी उतने ही लंबे समय तक बनी रहेगी। एबिंगहॉस के काम के कारण इस सब्जेक्ट पर और भी स्टडी की गई। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उसे हर रोज़ रिपीट करते हैं तो। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी रूल नंबर 5, रिमेंबर टू रिपीट। जैसा कि नाम से पता चलता है, शॉर्ट टर्म की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। साइंटिस्ट एलन ब्रैडले के अनुसार इसमें 3 फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। पहला है ऑडिटरी, दूसरा है विजुअल और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज़्यादा सटीक शब्द वर्किंग मेमोरी है। ऑडिटरी फैक्टर हमारे द्वारा सुने गए शब्दों के लिए दिया गया है। विजुअल फैक्टर उसे इमेज के लिए जिम्मेदार है, जो हम देखते हैं और हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीज़ों का ट्रैक बनाए रखता है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। मिगेल नजेडोर्फ जाने माने चेस प्लेयर थे। जब वह एक कंपटीशन के लिए अर्जेंटीना में थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। मिगेल के परिवार को बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे, मिगेल ने 11 घंटे में चेस के 45 गेम खेले। उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया था, ताकि उनके परिवार का कोई मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। 11 घंटों तक बिना रुके चेस खेलना अपने आप में हैरान करने वाला था, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात थी, जो कि ये थी कि मिगेल आंखों पर पट्टी बांधकर ये सभी गेम खेल रहे थे। इस पर ध्यान दें कि गेम की शुरुआत में चेस के बोर्ड पर हर पीस के लिए एक जगह फिक्स होती है। मिगेल ने सबसे पहले ऑडियो फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए गेम खेला। जब सामने वाला प्लेयर अपनी चाल चल देता था तो मिगेल उससे पूछते थे कि उसने कौन सा पीस बढ़ाया है। उसके हिसाब से अपनी चाल चलते थे। उसके बाद उन्होंने विजुअल फैक्टर का इस्तेमाल कर अपने ब्रेन में इमेज बनाई कि चेस बोर्ड पर हर पीस कैसे चलता है। इसलिए वो आंखें बंद रखते हुए भी गेम आसानी से जीत सकते थे। अंत में मिगेल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैक्टर का इस्तेमाल एक गेम को दूसरे से अलग करने के लिए किया। मतलब जब एक गेम खत्म हो जाता था तो वो अपनी मेंटल इमेजेस को दोबारा गेम के शुरुआती सेटिंग पर सेट कर देते थे। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा, अगर आप बीच बीच में अपनी इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे तो उसे दूसरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप जल्द ही उसके बारे में भूल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस तरह हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं। आसान शब्दों में कंसोलिडेशन का मतलब है रिपीट करना और जोड़ना। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। इसका मंत्र है रिपीट करें और कनेक्ट करें। स्लीप रूल नंबर 6, स्लीप वेल थिंक वेल।
अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं, उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं और आप इसमें गलत नहीं हैं। स्टडी ने बार बार इस बात को साबित किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। जागना और सोना हमारे बॉडी के अंदर चल रही एक लड़ाई के रूप में बताया गया है। यह लड़ाई प्रोसेस सी और प्रोसेस एस के बीच में है। प्रोसेस सी उन हार्मोन्स को केमिकल से बना हुआ है जो आपको जगाए रखने का काम करते हैं। दूसरी ओर प्रोसेस एस उन हार्मोन्स और केमिकल से बना है जिनका काम है आपको सुलाना। इस लड़ाई में जो प्रोसेस ज़्यादा हावी होता है, उनके हारने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जितने लंबे समय तक जागते रहेंगे, उतने ही आपको ज़्यादा नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थक चुकी होती है। यहाँ तक कि दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वालों द्वारा हेल्दी माना गया है। झपकी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं या ज़्यादा सो रहे हैं। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, फिर चाहे वो कुछ ही मिनटों का क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी से पता चला है कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। एक और स्टडी से पता चला है कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट्स की मेंटल प्रोसेसिंग काफ़ी बढ़ गई थी। तो उम्मीद करते हैं ये ब्रेन रूल्स आपके माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।